तीस्ता सेतलवाद को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। नए सीजेआई की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किए कई बड़े और पुराने मामले बंद। कर्नाटका में ईदगाह मैदानों पे गणेश चतुर्थी उत्सव बनाने का मुद्दा पहुंचा कोर्ट में। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी, और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का ये एपिसोड लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते हमारे पास आपके लिए सबसे पहली खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तीस्ता सेतलवाद, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, उनको अंतरिम जमानत दे दी है। ये पूरा मामला जो है ये गुजरात दंगों से जुड़ा हुआ है। उनके खिलाफ आरोप हैं बेगुनाह लोगों के खिलाफ सबूत गढ़ने के। उनके साथ साथ दो और लोगों का नाम इस एफआईआर में आया था। एफआईआर दर्ज कैसे हुई थी? दरअसल जून में, आपको याद होगा, 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी जजमेंट आई थी। इसमें जो पिटिशनर थी जाकिया जाफरी, उन्होंने 2002 के दंगों के समय अपने पति एहसान जाफरी को खो दिया था। वो एक काउंसलर थे उस समय। और इसके बाद एसआईटी जो एक सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बिठाई थी, उसने तब जो गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी और कई गुजरात के जो ऑफिसर्स थे, उनको क्लीन चिट दे दी थी। इसके खिलाफ जाकिया जाफरी ने तीस्ता सेतलवाद के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दर्ज की थी, ये कहते हुए कि इस क्लीन चिट को रद्द किया जाए और इसमें एक बार दोबारा जांच की जाए। और उन्होंने इसी पे ही उस समय जो सीएम नरेंद्र मोदी थे और कई ऑफिसर्स के खिलाफ कई बड़े आरोप लगाए थे। इन आरोपों को उन्होंने सपोर्ट कैसे किया था? तीस्ता सेतलवाद तो ऑफ कोर्स जाकिया जाफरी को अपना सपोर्ट दे रही थी। इसके साथ साथ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट के द्वारा भी इसमें काफ़ी एविडेंस आया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जून में इस पिटिशन को रद्द कर दिया था और रद्द करते हुए काफ़ी कठोर टिप्पणी की थी, जिसकी बहुत निंदा भी हुई थी आगे चलकर। कोर्ट ने कई तरह की बातें बोली थी, ये कहते हुए कि कोर्ट को ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इसमें कुछ तरह का षड्यंत्र कोर्ट को दिख रहा है कुछ बेगुनाह लोगों को फंसाने में, ताकि ये जो मुद्दा है 2002 का दंगों का, वो चलता रहे, वो कभी खत्म ना हो। उन्होंने बोला था जिन लोगों ने पॉट बॉइलिंग यानी कि इस मुद्दे को जगा के रखा, जीवित रखा इतने सालों तक, उनके खिलाफ किसी तरह की जांच होनी चाहिए। और इस जजमेंट के एक दिन बाद ही गुजरात पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की इन तीनों के खिलाफ। एक दो दिन के अंदर अंदर ही तीस्ता सेतलवाद और आरबी श्रीकुमार दोनों की गिरफ्तारी हो गई थी। अब एक लोअर कोर्ट ने तीस्ता सेतलवाद की बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद वो गुजरात हाई कोर्ट पहुंची। गुजरात हाई कोर्ट ने 3 अगस्त को राज्य सरकार को नोटिस भेजा, लेकिन मामले की सुनवाई रखी 19 सितंबर को। और इसमें काफी टिप्पणी हुई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। बिल्कुल अपूर्वा, 31 जुलाई को जो है अहमदाबाद की जो एक सिटी सेशंस कोर्ट है, उन्होंने तीस्ता सेतलवाद की बेल खारिज करी। ये रेगुलर बेल थी। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील लगाई। हाई कोर्ट में अपील लगाने के में उन्होंने अपनी रेगुलर बेल की तो डिमांड करी थी, बट साथ ही में उन्होंने ये कहा था कि जब तक रेगुलर बेल की हेयरिंग हो नहीं जाती और उस पर कोई डिसीजन नहीं आता, कोई फैसला नहीं आता, तब तक उनको अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए। मगर हाई कोर्ट ने तीस्ता सेतलवाद की इस प्रेयर पे कोई ऑर्डर नहीं दिया और सीधा, जैसे आपने बताया, 19 सितंबर की डेट लगा दी। अब इस ऑर्डर को और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को एक तरीके से चुनौती देते हुए तीस्ता सेतलवाद ने सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करी आर्टिकल 136 के अंडर, जो ये हमारा एक संवैधानिक प्रोविजन है, उसके अंडर उन्होंने ये याचिका लगाई, जिसमें उन्होंने दोनों ऑर्डर को के खिलाफ कोर्ट में अपना बयान दिया। इस याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को नोटिस इशू किया और पिछले हफ्ते 2 दिन लगातार इस पे हेयरिंग चली। सीजीआई यूयू ललित जो थे, वो 3 जजेस की बेंच को हेड कर रहे थे। जैसा पूर्वा आपने बताया, आपने हमारे दर्शकों को बताया, जो हाई कोर्ट ने जो इतनी लंबी डेट दी तीस्ता के इस मैटर में, उस पे काफ़ी सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो राज्य सरकार की तरफ से पेश हो रहे थे तीस्ता की इस याचिका को अपोज करने के लिए, उनसे सवाल पूछे कि क्या हाई कोर्ट हर मैटर में इतनी लंबी डेट देता है। उनको बोला डेटा प्रोड्यूस करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि क्या ऐसे मैटर्स में जहां पे एक महिला को आरोपी बनाया गया है, क्या ऐसे मैटर्स में हाई कोर्ट वाकई में ही लंबी डेट देते हैं कि
जल्दी जल्दी ऐसे मैटर्स डिसाइड किए जाते हैं। तो जब इसकी हेयरिंग शुक्रवार को जो है उस पे स्पिल ओवर हुई, शुक्रवार को हेयरिंग के दौरान तुषार मेहता ने काफ़ी कुछ कोर्ट को कहा। उनके मुताबिक जो गुजरात पुलिस जो इस पूरे मुद्दे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनके पास सबूत आए हैं। 4 विटनेसेस के स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रखे गए। तुषार मेहता का ये कहना था कि अभी तक जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो कुछ हद तक यही दिखाता है कि इस पूरे षड्यंत्र में तीस्ता सेतलवाद का हाथ था। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल थे गुजरात हाई कोर्ट को लेके, उसके ऊपर थोड़ा सा अपना कंसर्न जताया और उन्होंने ये कोर्ट को बताने की कोशिश करी कि हाई कोर्ट जज ने कोई गलत बात नहीं करी है या तीस्ता के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। मगर पूरे दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 कुछ ऐसी बातें बोली, पॉइंट्स बोली और उसके बाद तीस्ता को बेल दी। उनका सबसे पहली पॉइंट ये उन्होंने कहा अपने ऑर्डर में कि तीस्ता सेतलवाद 7 दिनों तक पुलिस कस्टडी में थी। उसके बाद वो 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं उनकी अरेस्ट को हुए हुए। तीसरी बात कोर्ट ने बोली कि ये जो भी आरोप तीस्ता सेतलवाद के खिलाफ लगे हैं ये 2002 के हैं। आरोप में ये कहा गया है कि तीस्ता सेतलवाद ने जो विटनेसेस थे उनको ट्यूटर किया था और उनके फोर्ज्ड एफिडेविट्स जो हैं कोर्ट को दिए थे। तो कोर्ट का यह कहना है कि जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो 2002 के थे या ज्यादा से ज्यादा 2012 तक के कह सकते हैं, जब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी गठित करी थी उसने जब अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म करी थी। और इसके साथ साथ फिर कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि तीस्ता को शनिवार को ही ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया जाए और ट्रायल कोर्ट को यह निर्देश दिया कि उसी दिन जो भी कंडीशंस, बेल कंडीशंस लगानी है वो ट्रायल कोर्ट उसी दिन लगाए। उसके साथ साथ तीस्ता को यह बोला गया कि वो अपना पासपोर्ट जो है ट्रायल कोर्ट के सामने डिपॉजिट करेंगी। फिर एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने यह बोली कि यह केवल अंतरिम जमानत है, जो रेगुलर जमानत की प्ली है तीस्ता सेतलवाद की वो गुजरात हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो गुजरात हाई कोर्ट जो है अब उस बेल पिटिशन पे अपना निर्देश जो है फाइनल निर्देश सुनाएगा। जब तक वो फाइनल निर्देश नहीं सुनाया जाता तब तक तीस्ता सेतलवाद अंतरिम जमानत पे रहेंगे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली कि जो भी ऑब्जर्वेशंस उन्होंने अपने ऑर्डर में दी हैं उन ऑब्जर्वेशंस को हाईकोर्ट नजरअंदाज करते हुए तीस्ता की रेगुलर बेल पिटिशन पे फैसला सुनाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से ही ये केस था। सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते कई महत्वपूर्ण ऐसे केसेस आए। सीजेआई यूयू ललित के अपॉइंट होते ही काफ़ी बिजी हफ्ता रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऐसे बड़े केसेस जो उसके सामने काफ़ी समय से पेंडिंग थे उनको बंद कर दिया। पहला जो ये केस था, आपको बहुत ही संक्षेप में इन तीनों केसेस के बारे में बताऊंगी। पहला जो केस था वो अवमानना का केस था। कंटेम्प्ट के केसेस पेंडिंग थे सुप्रीम कोर्ट में। जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, उसके ढांचे को ढहा दिया गया था 1992 में, उससे जुड़े हुए थे ये याचिकाएं, अवमानना की याचिकाएं फाइल की थी मोहम्मद असलम उर्फ भूरे ने। इन्होंने बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन से पहले भी याचिका फाइल की थी। इसके बाद जब डिमोलिशन हुआ उसके बाद अवमानना याचिका भी फाइल की गई। यही कहते हुए, चूंकि आपको पता होगा कि कोर्ट्स बाबरी मस्जिद से जुड़े केसेस पहले ही सुन रही थी डिमोलिशन से पहले, और इससे जुड़े इलाहाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से कई तरह के ऑर्डर्स आए थे यूपी सरकार के लिए और उस समय जो सीएम थे कल्याण सिंह के लिए कि वहां पे स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए, वहां किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, वहां जो पूरी कानूनी व्यवस्था है वो ठीक रहनी चाहिए। तो ऐसे कई ऑर्डर्स आए थे और इन्हीं का ब्यौरा देते हुए भूरे जो हैं ये मोहम्मद असलम ये गए थे सुप्रीम कोर्ट अवमानना याचिका दर्ज करते हुए कई लोगों के खिलाफ, कल्याण सिंह के खिलाफ, यूपी सरकार के खिलाफ, ये कहते हुए कि उनके इन निर्देशों के बावजूद बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब वो याचिकाएं बंद कर दी हैं। इसके 2 कारण कोर्ट ने बताया। पहला, बहुत ही तेज़ी से आपको बताऊंगी, पहला जो है ये जो इसमें याचिकाकर्ता थे मोहम्मद असलम, उनकी 2010 में मृत्यु हो गई थी। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का 2019 का जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से अयोध्या मामला बंद कर दिया था हिंदू पक्ष के फेवर में।
तो इसके चलते कोर्ट ने अब ये अवमानना याचिकाएं बंद कर दी। 2 जो और केस हैं, एक है गुजरात दंगों से जुड़ा हुआ। गुजरात दंगों से जुड़े हुए कई केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल हुए थे 2002 के बाद, ये मांग करते हुए कि कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि कोर्ट की निगरानी में इसमें एक जांच होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद कोर्ट ने इनमें कई तरह के ऑर्डर्स दिए कई सालों तक। कोर्ट ने इसमें एक एसआईटी भी बिठाई थी और कोर्ट ने 9 जो इसमें बड़े मामले थे उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस एसआईटी को दी थी इसकी जांच करने की। कोर्ट ने इस बात का ब्यौरा लिया कि अब इन 9 केसेस में से 8 में ट्रायल ख़त्म हो चुका है, लोगों को सज़ा मिल चुकी है। जो आखिरी केस है उसमें भी सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स ही चल रही है। तो कोर्ट के हिसाब से अब जो इन पिटिशन्स की निगरानी करने का, इन पिटिशन्स में जिस तरह के ऑर्डर्स देने थे वो सब अब खत्म हो चुके हैं कोर्ट की तरफ से, और इसलिए इन पिटिशन्स को भी बंद कर दिया गया। तीसरा जो मामला था वो था एडवोकेट प्रशांत भूषण और तरुण तेजपाल के खिलाफ। अब आपको याद हो तो प्रशांत भूषण ने 2009 में एक इंटरव्यू दिया था तहलका मैगजीन को, जो तरुण तेजपाल के नेतृत्व में उस समय चल रही थी, ये कहते हुए जुडिशरी के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाते हुए और ये कहते हुए कि पूर्व 16 जो चीफ जस्टिस थे वो भ्रष्ट थे, करप्शन के उन्होंने आरोप लगाए थे उनके ऊपर, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना के केसेस शुरू किए थे। अब उन्होंने, प्रशांत भूषण ने पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट के सामने क्षमा याचना भी प्रेजेंट कर दी, अपॉलॉजी दे दी सुप्रीम कोर्ट को, और इसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब ये केस को भी बंद कर दिया। और चलिए हम चलते हैं अब अपनी तीसरी खबर पे, वो भी सुप्रीम कोर्ट से ही आ रही है। दरअसल पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु में जो ईदगाह मैदान है वहां पे गणेश उत्सव मनाने की अनुमति नहीं दी। बेंगलुरु में एक चमराजपेट मैदान करके एक जगह है जहां पे ईदगाह है। अब इस ईदगाह को लेके जो है इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। ये ईदगाह दरअसल एक वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो चुकी है। जो वक्फ बोर्ड के मुताबिक, जो स्टेट का जो वक्फ बोर्ड है उसके मुताबिक ये एक वक्फ प्रॉपर्टी है। मगर इस पे मुद्दा दरअसल तब शुरू हुआ जब तकरीबन महीना 1.5 महीने पहले जो बेंगलुरु की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसका नाम है बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो मैदान है ये ईदगाह नहीं है और ये कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है। अब ये मुद्दा चला, इसके बाद कुछ वहाँ पे एप्लीकेशंस दी गई, रिप्रेजेंटेशंस दी गई। इसके साथ साथ एक रिप्रेजेंटेशन दी गई थी एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो वहाँ पे उस मैदान में गणपति फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाना चाह रहे थे। अब यहीं से जो है ये इस पूरे मुद्दे की शुरुआत हुई। ये मुद्दा सबसे पहले जो बेंगलुरु के डिविजनल कमिश्नर है उनके पास पहुंचा। डिविजनल कमिश्नर ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि ये मैदान जो है ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है और ये राज्य की रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है, तो इसलिए यहाँ पे गणेश चतुर्थी उत्सव बनाया जा सकता है। अब इस पूरे मुद्दे को चुनौती देते हुए जो वक्फ बोर्ड है उस राज्य का, उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक सिंगल जज के बेंच के सामने अपनी एक याचिका दाखिल करी। इस डिविजनल कमिश्नर के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए उन्होंने ये कहा वहां पे कि पिछले 200 साल से वहां पे ऐसा कोई उत्सव नहीं हुआ जो किसी और धर्म का हो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी वक्फ बोर्ड की है। अब अपने इंटरिम ऑर्डर में, यानी कि अंतरिम फैसले में, जो ये सिंगल जज की जो बेंच थी, उन्होंने 25 अगस्त को ये ऑर्डर दिया, ये कहते हुए कि ये जो ईदगाह प्रॉपर्टी है इस पे केवल बच्चे खेल सकते हैं और यहाँ पे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाया जा सकता है। और तीसरी बात उन्होंने ये बोली कि जो मुस्लिम समुदाय है उनको इस मैदान को इस्तेमाल करने का अधिकार है, मगर वो केवल साल में 2 दिन कर सकते हैं, यानी कि रमज़ान और बकर ईद में। अब इस फैसले को, अंतरिम फैसला था मगर इसको चुनौती देते हुए राज्य सरकार जो है उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील लगाए। ये अपील 2 जजेस की बेंच के सामने इसकी सुनवाई हुई। 26 अगस्त को इस बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जो उनके पास एप्लीकेशंस आई हुई हैं गणेश चतुर्थी उत्सव को लेके, उन पे राज्य सरकार कोई फैसला दे। अब ये पूरा मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट जब वक्फ बोर्ड ने इस 26 अगस्त के ऑर्डर को चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो वक्फ बोर्ड है उन्होंने सबसे पहले ये मैटर मेंशन किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित के सामने। मैटर जो है सुनवाई पे आया फाइनली बुधवार को। अब
इसमें बात ये हुई कि सुबह ये मैटर जो है 2 जजेस की बेंच ने सुना, 2 जजेस की बेंच में जो है मतभेद हो गया था, तो इसलिए ये मैटर वापस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा गया। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल बेंच को सेटअप किया, जिसने शाम को यानी कि बुधवार की शाम को इस मामले में सुनवाई करी। सुनवाई जो है लगभग 1.5 घंटे तक चली। अब जो इसमें मुद्दे जो उठाए गए थे वो ये उठाए गए थे कि वक्फ बोर्ड का ये कहना था कि ये मैदान एक तरीके से उनकी प्रॉपर्टी है। 1965 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि वक्फ बोर्ड की ही ये प्रॉपर्टी है, और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है बेंगलुरु की, उनको एक तरीके से उन पर रोक लगा दी गई थी कि वो इस प्रॉपर्टी में किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इसलिए वक्फ बोर्ड का ये मानना था कि इस मैदान में किसी और धर्म से रिलेटेड कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। इसलिए उनको एक संवैधानिक अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का। अब राज्य सरकार ने जाहिर है इस याचिका का विरोध किया। राज्य सरकार का ये कहना था कि ये मैदान जो है प्ले ग्राउंड की तरह इस्तेमाल होता है, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, यहाँ पे गणतंत्र दिवस भी बनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस भी बनाया जाता है। तो जो पूरा इस मैदान का कैरेक्टर है ये पब्लिक, एक तरीके से ये पब्लिक लैंड है, तो इसलिए इसमें राज्य सरकार अगर चाहे तो किसी तरीके का भी उत्सव बना सकती है। काफी देर जो है इस पे सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में अपने ऑर्डर में यह कहा कि इस मैदान में अभी के लिए गणेश उत्सव नहीं मनाया जा सकता। एक छोटी सी बात आपको यहां पे यह भी बताना चाहूंगी कि जब ये पूरी सुनवाई चल रही थी उसी दिन सुबह कि राज्य सरकार ने दरअसल इस मैदान में 2 दिन के लिए गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दे दी गई थी, मगर एक तरीके से इस ऑर्डर को इनफ्रक्चुअस डिक्लेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही कहा कि ये मैदान जैसा है वैसा ही रहेगा। स्टेटस को ऑर्डर किया, वहां पे कोई और उत्सव मनाने की अनुमति नहीं दी, और ये कहा कि जो कर्नाटका हाईकोर्ट का सिंगल जज का बेंच है जिसके सामने सबसे पहले ये मुद्दा पहुंचा था, वो इस मामले में सितंबर में ही सुनवाई करेगा। उन्होंने डेट फिक्स करी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जब तक बेंच इस मामले में अपना फैसला नहीं देती तब तक इस लैंड पे स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। अब ये पूरा मुद्दा अपूर्वा देखने वाली बात यह है कि अब ये पूरा मुद्दा हाई कोर्ट में जो है कैसे आर्ग्यू होगा और किस तरीके का जजमेंट आता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू हो गया है कर्नाटका के लिए। अब जिस दिन ये ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से उसी दिन शाम को कर्नाटका में एक और जगह है हुबली, वहां पे भी ईदगाह है। उस ईदगाह पे गणेश उत्सव मनाने की जो है परमिशन राज्य सरकार ने वहां पे भी दे दी थी। तो उस परमिशन को चैलेंज करते हुए वक्फ बोर्ड दोबारा से कर्नाटका हाई कोर्ट पहुंची। रात को वहां पे हियरिंग हुई, मगर इस मामले में कर्नाटका हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के पक्ष में कोई निर्देश नहीं दिया, कोई फैसला नहीं दिया, क्योंकि हाई कोर्ट का यह मानना था कि जो ये ईदगाह है हुबली में, ये दरअसल वहां के कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है। तो 2 ईदगाह के मामले थे और दोनों ईदगाह के मामले जो हैं अलग अलग कोर्टों में पहुंचे। जाहिर है स्टेटस अलग अलग है, तो जो उसमें फैसले भी आए वो भी अलग अलग थे। जी तो चलिए अपूर्वा, इस हफ्ते के लिए काफ़ी है। बिल्कुल भद्रा, काफ़ी सारी खबरें हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही नए सीजेआई आए हैं और उन्होंने भार संभाला है, तो वो मेरे ख्याल से अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल पुराने केसेस को सुनने की। कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस भी कई लगा दी है, तो आई एम श्योर अगले एपिसोड के लिए भी हमारे पास आपके लिए काफ़ी खबरें देने के लिए होंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।